Friends, Colorado School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject social science. Friends, today we are going to discuss about chapter number 2, the First World War and Russian Revolution. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध और रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, किस तरीके से रशिया के अंदर क्रांति हुई थी और क्या रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में ये लेसन है। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire a new territories colonies resulted in these countries गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका। वेस्टर्न के जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ थे, बराबर पश्चिम यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे, जितने भी देश थे, उनको साम्राज्यवाद की बहुत भूख थी। उनको दूसरी कंट्री के ऊपर जो सत्ता जमाने की बहुत ज़्यादा लालच थी और उनको ऐसा था कि दूसरी कंट्री का जो एरिया है वो उनकी हड़प में ले लिया जाए, और उसकी वजह से उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कई कंट्रियों में जाके अपने जो संस्था है, अपनी जो इंस्टीट्यूशन है, उसको अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया था, और उसके लिए उन्होंने उस अपनी इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया भी था। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाया था। दस दे एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज़ एंड एक्सपेंडेड देयर रूल, इसलिए उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ जो थी उसको वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड किया था, अपनी संस्थाओं का वहाँ प्रस्थापित किया था, और अपना जो एरिया था, उनकी जो सत्ता थी, उनका जो विस्तार था, उसको भी क्या कर दिया था, बढ़ाया था, उनके रूल को भी बढ़ाया था। कॉन्सेंटली देयर अराउज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूरोपियन नेशन टू एस्टैब्लिश द कॉलोनी, और इसकी वजह से कॉन्सेंटली मन टू रिजल्टेड, इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे उनके बीच में अलग अलग जो कॉलोनीज़ थे उनको एस्टैब्लिश करने की जो कंपटीशन थी वो अब शुरू होने लगी। दिस ग्रीड फॉर द कॉलोनिज्म अमोंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन कॉज्ड द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ruin ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़। पश्चिम यूरोप के जितने भी ऐसे देश थे, जितनी भी ऐसी कंट्रियाँ थी जिनको अपनी कॉलोनीज एस्टाब्लिशमेंट करने की जो भूख थी, उसकी वजह से अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थे उनके अंदर जो आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से जो नुकसान पहुंचा था वो बहुत ज़्यादा था। द रिज़ल्ट ऑफ दिस on the world politics was such that the first world war, bolshevik revolution etc took place, जिसकी वजह से पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मीन्स पहला विश्व युद्ध, और रशिया के अंदर बॉल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था वो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन रशिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया के अंदर जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था वो इन्हीं हरकतों का नतीजा था। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टडी अबाउट दिस डिटेल। चलिए डियर स्टूडेंट, हम जो है वो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या था ये सारी चीज़ें, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्या रीजंस थे, एवरीथिंग इज़ गिवन देयर। वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनिज्म इन ईस्ट अफ्रीका। वेस्टर्न यूरोप और एशिया जो थे, यूरोप और एशिया के जितने भी कंट्रीज़ थे, और दूसरा कि अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज़ थे उनके अंदर कॉलोनिज़म किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुए थे। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. एशिया और अफ्रीका के जितने भी मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे वो लोग क्या चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका की जितनी भी कॉलोनीज़ है उनके अंदर वो कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के जो जितने भी कंट्रीज़ थे वो मेन थे, बराबर उनके जो कंट्रीज़ थे उनके अंदर से वो एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते थे। देयर ग्रीड फॉर द कॉलोनिज्म डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज़, और उनकी जो लालच थी, बराबर है, उनकी जो लालच थी, ग्रीड फॉर द कॉलोनिज्म मतलब कि उनके ऊपर सत्ता लाने की, उनकी जो संस्थाएं थी वहाँ एस्टैब्लिश करने की जो लालच थी, डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज़, उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को भी नहीं छोड़ा था। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड, स्पेन ने नीदरलैंड के ऊपर कंट्रोल करा हुआ था। बेल्जियम और लग्जमबर्ग और बेल्जियम लेटर ऑन सम ऑफ देयर
प्रोविजंस कैप्चर्ड बाय फ्रांस। और दूसरा क्या था, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने स्पेन के ऊपर अपना जो कब्ज़ा था वो जमा रखा था। व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट हेयर, पोर्टुगीज का जो किंग था वो बिन वारिस मर चुका था, उसकी वजह से पोर्टुगीज़ केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग। पोर्टुगीज़ लोग जो थे वो किसके अंडर आ चुके थे, पोर्टुगीज़ के जो राजा थे उनके अंडर में आ चुके थे, क्योंकि वो अपने वारिस के बगैर ही मर गया था। पोर्टुगीज़ का जो राजा था वो अपने वारिस की वजह से मर गया था, उसकी वजह से वो जो लोग थे पोर्टुगीज़ के वो स्पेन के राजा के अंडर कंट्रोल में थे, बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन था। सो फॉर द 6 डिकेड, 60 साल तक, द मोनोपोली ऑफ एस्टाब्लिशिंग कॉलोनीज इन देयर नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विथ स्पेन। और लगभग कितने 60 साल तक, बराबर 6 डिकेड मतलब 6 दायके तक, मतलब 60 ईयर्स तक बिन यूरोपियन जो जितनी भी फॉरेन की जो कंट्री थी, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उसके अंदर जो दूसरी कंट्रियों का एस्टेब्लिशमेंट था वो एस्टेब्लिश करने का एकमात्र हक जो था वो किसके पास रहा था, स्पेन के पास रहा था। सिमिलरली इटली एंड जर्मनी स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ द फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। अब सिमिलरली इसी तरीके से इटली और जर्मनी जो दो स्टेट थे वो भी विक्टिम बने थे, किसकी ग्रीड के, ग्रीड मतलब लालच के, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के लालच के शिकार बने थे। व्हेन द यूरोपियन पावर्स वर tightening their grip over the Asia and Africa nations, many of the European nations which become free। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यूरोपियन पावर जो थे वो क्या कर रहे थे, यूरोपियन पावर वो एशिया और अफ्रीका के नेशन के ऊपर अपना शिकंजा कस रहे थे, और ज़्यादातर कई सारे यूरोपियन नेशन जो थे वो उसके अलावा फ्री हो चुके थे। फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ इंग्लैंड के कदमों पर चलकर मैनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज, और बहुत सारे ऐसे अफ्रीका के और एशिया के अंदर कई फॉरेन कंट्रीज़ ने कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिशमेंट किया था। मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपना हुकूमत जमाया हुआ था इंडिया के अंदर, इस तरीके से उनका देखकर दूसरे कंट्री के लोग भी धीरे धीरे हुकूमत एशिया और अफ्रीका की कंट्रियों के ऊपर जमाने लगे। और कॉलोनिज़म इन एशिया और कॉलोनिज़म इन अफ्रीका क्या थे, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर हालात, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आएगा कॉलोनिज़म इन एशिया। आफ्टर स्ट्रेटनिंग इट्स ग्रीप ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर अपना सिकंजा कसने के बाद, अपनी ताकत आजमाने के बाद, इंग्लैंड एक्सपेंड देयर एम्पायर टू श्रीलंका। इंग्लैंड ने अपना जो एम्पायर था, अपना जो हुकूमत थी वो श्रीलंका के अंदर, म्यांमार जो अब बर्मा के नाम से फेमस है, सिंगापुर एंड मलेशिया के अंदर अपनी हुकूमत जमाई थी। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड जो था वो चाइना के अंदर भी एंटर हुआ था, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड के वजह से किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और चाइना के बीच में ओपियम ट्रेड हुआ था। देयर वर वॉर, और ओपियम वॉर हुआ था इंग्लैंड और चाइना के बीच में 1939 से लेके 1842 तक। चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर हुआ था वो ओपियम वॉर के नाम से हिस्ट्री में फेमस है, विच केम टू नोन एज अ ओपियम वॉर इन हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री के अंदर ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है। चाइना लॉस्ट दिस वॉर, चाइना ये वॉर जो था वो हार चुका था। देयर बाय लॉस्ट द 5 ऑफ इट्स पोर्ट टू इंग्लैंड, और वो चाइना जो था अपने जो 5 पोर्ट थे उसको इंग्लैंड को देने पड़े थे। वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन दैट ट्रेड एंड दस एक्सपेंडेड देयर एम्पायर, और इंग्लैंड ने अपना जो बिज़नेस था वो इसके थ्रू बढ़ाया था, और इस तरीके से इंग्लैंड ने अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड किया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनास वीकनेस, चाइना की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। और ये सारी कंट्रीज़ कौन कौन सी, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, ये सारी कंट्रियों ने क्या किया था, पॉलिटिकल राइट्स अपना लिए थे किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए।
इनॉर्मियस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इनॉर्मियस ऑयल रिसोर्सेज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल का भंडार भरा हुआ था वेस्ट एशिया के अंदर, और उस वजह से अट्रैक्टेड द यूरोपियन लोग, यूरोपियन कंट्री को ये चीज़ क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी, अपनी तरफ खींचती थी, टू एस्टैब्लिश द कॉलोनीज देयर, क्योंकि उनको वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा ऑयल रिसोर्सेज था कि जिसकी वजह से वो व्यापार में कई गुना मुनाफा कमा सकते थे। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका, ये जो देश थे इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका, एस्टैब्लिश्ड देयर ऑल ऑयल कंपनीज इन, और उन्होंने अपनी ऑयल कंपनी जो थी वो कहाँ एस्टैब्लिश्ड की थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और बहरीन, ये सब जगह पे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की थी। एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ दिस ओन इंटरेस्ट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था अपने खुद के फ़ायदे के लिए। तो ये हुई कॉलोनिज़म इन एशिया की बात। एशिया के अंदर किस तरीके से कॉलोनिज़म को एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और किस तरीके से एशिया की कॉलोनिज़म की वजह से कौन कौन से कंट्रीज़ जो थे उनको ज़्यादातर नुकसान का सामना करना पड़ा था एशिया के अंदर, और कौन किसकी हुकूमत बड़ी थी, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब नंबर आगे जो है वो है कॉलोनिज़म इन अफ्रीका। अफ्रीका के क्या हालात थे वो देखते हैं। The Dutch established its colony for the first time in the end of the 15th century in South Africa. डच लोग जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिशमेंट की थी 15th सेंचुरी के अंदर साउथ अफ्रीका ने। उसके अंदर आफ्टर दैट उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस लोगों ने एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी इन द कैप एंड द अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश्ड की थी कहाँ पे, कैप और अल्जीरिया जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आया हुआ है रिस्पेक्टिवली। द वास्ट provisions of the Africa seems to quite suitable for the acquiring a raw material and selling ready प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब क्या करते थे, अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा ऐसा एरिया था जो सूटेबल था, जो रॉ मटेरियल क्रिएट करके दे सकता था और प्रोडक्ट के लिए सेलिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकता था, जो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन ला सके, ऐसा था। बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कंप्लीटेड टू एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज, और इसकी वजह से एक रीज़न रहा इंडस्ट्री को डेवलप करने का, एक लालच जगी यूरोपियन कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो एस्टैब्लिशमेंट था वो अफ्रीका के अंदर किया। किंग लियोपोल्ड Belgium seized the vast province of the Congo and established their rule। और किंग जो राजा लेपोर्ट था उन्होंने बेल्जियम को छीन लिया और उसका काफ़ी एरिया जो था वो छीन कर वहाँ पे अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन इजिप्ट, इंग्लैंड ने इजिप्ट के अंदर अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिशमेंट किया। सम प्रोविजंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ द साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने ईस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों को छीन लिया था और साउथ अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों को छीन लिया था। फ्रांस एस्टैब्लिशमेंट इट्स कॉलोनी इनटू द ट्यूनीसिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविजंस। फ्रांस जो था उन्होंने ट्यूनीसिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका के काफ़ी हिस्सों के अंदर, काफ़ी एरिया के अंदर अपना प्रोविजंस एस्टैब्लिशमेंट किया था। जर्मनी एस्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविजंस ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी जो था उसने अपना जो एम्पायर था वो एस्टैब्लिशमेंट किया था ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अंदर। इटली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविजंस अराउंड द रेड सी, इटली ने क्या किया था, अफ्रीका के जो रेड सी था उसके आसपास के जो हिस्से थे उसको कैप्चर कर दिया था। स्पेन एंड पोर्टुगीज़ ऑल्सो सीज्ड सम प्रोविजंस ऑफ अफ्रीका, स्पेन और पोर्टुगीज़ लोगों ने भी कुछ जो प्रोविजंस थे अफ्रीका के वो अपनी हड़प में ले लिए थे। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूरोपियन नेशंस वाज होल्ड इनटू द बर्लिन 1884 to 1885 इनटू द मिडेस्ट ऑफ द कंपटीशन टू द एस्टैब्लिश्ड कॉलोनी। और यूरोपियन नेशन के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो अपनी हुकूमत जो थी वो अफ्रीकन कंट्री के ऊपर जमाना चाहते थे और उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था किस चीज़ को लेकर, अफ्रीका के अंदर किस तरीके से कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिशमेंट किया जाए, किस तरीके से अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाया जाए, इसलिए उन लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूरोपियन नेशन वाज हेल्ड इन उनके बीच में यूरोपियन नेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी
वो हेल्ड की गई कहाँ पे, बर्लिन के अंदर। कब की गई, 1884 से 1885 के बीच में। मिडेस्ट ऑफ दिस कंपटीशन, ये कंपटीशन के बीच में एस्टेब्लिशमेंट कॉलोनी के, कौन अपनी कॉलोनीज़ यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेगा। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज, अलग अलग अफ्रीका के जो टेरिटरीज थे वर डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दिया गया अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस के एंड के अंदर जितने भी अफ्रीका के टेरिटरीज थे उनको अफ्रीका नेशन ने अलग अलग डिवाइड कर दिया। दस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ द डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वर एस्टैब्लिश्ड ऑल ओवर द अफ्रीका। इस तरीके से जितने भी कॉलोनियल डोमिनेंस थे वो अलग अलग यूरोपियन नेशन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट किए गए। यूरोपियन कंट्री एशिया के अंदर जिस तरीके से हुकूमत जमाई थी, इसी तरीके से जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने अफ्रीका के अंदर भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट जमा चुके थे। वाइल ऑन द वन हेड द ग्रीड ऑफ द यूरोपियन नेशन, एक तरफ जो थे वो लालच थी यूरोपियन नेशन की, वो ट्राइंग टू कॉलोनिज्म वेरियस एशियन अफ्रीकन टेरिटरीज, जो अलग अलग एशिया और अफ्रीका के टेरिटरी के ऊपर अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ बात की जाए तो जर्मनी एंड इटली कंप्लीटेड दैट प्रोसेस ऑफ द इट्स रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। जर्मनी और इटली जो थे वो कंप्लीट कर रहे थे अपनी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को लेकर। दस द यूनिफाइड जर्मनी प्लेज ऑन टू द कॉम्पिटिशन ऑफ द industrialization, commercialization, and colonialism. Thus, this quickly changes global phenomena had expanded some of these countries politically, economically, and socially, due to which देयर डेवलपमेंट स्टॉप्ड। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, जर्मनी इटली ने कंप्लीट कर लिया था, उनका जो कंप्लीटेड प्रोसेस हो चुका था किस चीज़ को लेकर, अपनी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को लेकर। इसलिए यूनिफाइड जर्मनी जो था उसने प्लेज ली थी कि वो अपनी कंपटीशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, कॉमर्शियलाइजेशन को लेकर और कॉलोनिज्म को लेकर हर जगह पे एक्सपेंड करेगा। और इस वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए ग्लोबल, पूरे वैश्विक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। यहाँ पे कई कंट्री ने अपनी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक एक्सटेंड किया और एक दूसरे के ऊपर वो हावी हो रहे थे। ये जो था जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट था वो रुक चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो तैयारी चल रही थी उसके बीच में आप ये इस चीज़ को भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। अब जो है आगे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फैक्टर दैट कॉज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या कारण थे, क्या वजह रही थी, उसके बारे में बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था आखिर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बात की जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो गिना जा सकता है सबसे बड़ा, मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग, बराबर दिल तोड़ने वाला और कभी ना भुलाने वाला इवेंट हिस्ट्री के अंदर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके पीछे कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1914 को। 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। जर्मनी हैज़ डिफेक्टेड द फ्रांस इन सेडान, सेडान वॉर के अंदर जर्मनी ने किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीएटी, और इसकी वजह से फ्रांस को एक ट्रीएटी साइन करनी पड़ी थी जिसको क्या नाम दिया था, फ्रैंकफर्ट ट्रीएटी। फ्रैंकफर्ट ट्रीएटी जो थी वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में साइन हुई थी, जो 1871 के अंदर हुई थी। अकॉर्डिंग टू विच ट्रीएटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर क्या था, तो उसके अंदर ये था फ्रांस हैड टू पे द वॉर फाइन, फ्रांस को जो था वो वॉर फाइन भरना था जर्मनी को। क्यों भरना था, क्योंकि जितना भी खर्चा था वो फ्रांस जो था वो हार चुका था, जर्मनी जीत चुका था, इसीलिए जर्मनी को वो फाइन भरेगा फ्रांस, और उसको एज पर फाइन वॉर एज वेल, और उसके अलावा एज वेल एज गिव अवे अ 2 ऑफ इट्स प्रोविनेंस, और उसके अलावा उसको अपने 2 जो प्रोविनेंस थे वो भी उसको जर्मनी को देने पड़ रहे थे। कौन कौन से थे, लॉरेंस एंड द एब्सकेस ऑफ टू द जर्मनी, लॉरेंस और एब्सकेस, ये दो एरिया थे वो जर्मनी को देने पड़ रहे थे। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस
ह्यूमिलाइजेशन, फ्रांस जो था वो ये अमानवीय जो जर्मनी का बिहेवियर था उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। दस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो थी वही एक रीज़न बनी थी पहला विश्व युद्ध होने की वजह से, क्योंकि जर्मनी ने काफ़ी हद तक फ्रांस का इंसल्ट किया था और उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए फ्रांस जो था वो बेताब था। एट द एंड ऑफ द वॉर, और जब ये लड़ाई ख़त्म हुई, स्वॉर्ड ऑफ द शील्ड ऑफ द फ्यूचर वॉर, और ये जो बीज थे भविष्य के वॉर के, फ्यूचर के वॉर के, वो इसी ट्रीटी के अंदर बोए जा चुके थे। और इसी ट्रीटी के अंदर आप कह सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीज जो थे वो बोए जा चुके थे। उसके बाद जो है वो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या थे, तो इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया था अपना पूरा एम्पायर एशिया और अफ्रीका के अंदर। इट एक्सप्लॉयटेड देयर कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकम रिच। उन्होंने जहाँ भी अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया था उन सब का शोषण करते हुए अपने आप को काफ़ी अमीर बना लिया था। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनिज्म, यूरोप रिक्वायर्ड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और बहुत ही तेज़ कॉलोनिज्म बढ़ने की वजह से यूरोप को ज़रूरत पड़ रही थी रॉ मटेरियल की। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का जब लास्ट क्वार्टर चल रहा था, जर्मनी हैज़ स्टार्टेड टू द कंपटीशन टू प्रोड्यूस्ड मार्केट इन एशिया। तो जर्मनी ने क्या किया, एक कंपटीशन लगाया एशिया के मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, एशिया और अफ्रीका के मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन द कंपैरिजन टू द इंग्लैंड एंड फ्रांस, सॉरी, इंग्लैंड और फ्रांस की कंपैरिजन के अंदर जर्मनी ने क्या किया, जो भी माल सामान सप्लाई करते थे वो सस्ते दामों के अंदर सप्लाई करते थे। द आफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड, जो अफ्रीका के और एशिया के मार्केट थे जिसके अंदर फ्रांस लोग डोमिनेट करते थे, फ्रांस लोगों का और इंग्लैंड के लोगों का वर्चस्व था, वो धीरे धीरे जर्मनी उसके ऊपर हावी होने लगा। वेयर दस द ब्रोकन अप बाय जर्मनी, और सारा मार्केट जर्मनी ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी सस्ती चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करता था कंपैरिजन टू किसके, इंग्लैंड के और फ्रांस के कंपैरिजन में। कॉन्सिक्वेंटली, और इसका रिजल्ट ये आया, देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मन एंड इंग्लैंड, और इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने लगी, इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने लगी। किन किन के बीच में, जर्मनी के और इंग्लैंड के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने लगी। और ये एक रीज़न आप कह सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो है मिलिट्रिज्म। मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी, मिलिट्री जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इम्पोर्टेंट भी थी फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू द एक्सपेंशन। यूरोपियन नेशन जो थे वो अपना कंपटीशन था वो अगर बढ़ाना चाहते तो उनको मिलिट्री वाइज बहुत ही स्ट्रांग रहने की ज़रूरत थी। इंग्लैंड, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, रशिया एट्सेट्रा, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने में लगे हुए थे। हैड बिगन टू एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर, ये सब लोगों ने अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू किया। वाइल कंट्रीज़ लाइक, और जैसे कि दूसरे कंट्री जैसे कि जापान, इटली, जर्मनी, ये सारे जो कंट्री थे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे थे अपने देश के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ द वेपन का जो प्रोडक्शन था वॉज इंक्रीज, उसको बढ़ाया गया। अंडर द प्रोटेस्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस, और उनके क्या बहाना बताया गया, प्रोटेक्ट मतलब बहाना बताया गया कि हम लोग ये जो वेपन का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। दस इस वजह से मिलिट्रिज्म गॉट एन impetuous and military competition added to the economic competition created a serious atmosphere of war। और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि मिलिट्री का जो कंपटीशन था उन्होंने ऐड किया इकोनॉमिक कंपटीशन को क्रिएट करते हुए एक वॉर के एटमोसफियर को वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये था मिलिट्रीज़म। उसके बाद था ग्रुपीज़म जिसको दूसरा नाम दिया है सीक्रेट ट्रीटीज़। अब ये सीक्रेट ट्रीटीज़ और ग्रुपीज़म क्या था, उसके अंदर क्या हुआ था कि ग्रुपीज़म एंड द सीक्रेट ट्रीटीज़ प्लेड अ मेजर रोल। सीक्रेट ट्रीटीज़ और ग्रुपीज़म ने एक मेजर रोल प्ले करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था ग्रुपीज़म और सीक्रेट ट्रीटीज़। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दुनिया को
दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध से पहले। ऑन द वन साइड, एक साइड पे क्या था, वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेल्जीरिया एंड तुर्की। और एक साइड पे कौन कौन से ग्रुप थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेल्जीरिया और तुर्की थे। जबकि दूसरी साइड पे कौन कौन से ग्रुप थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। दो ग्रुप के अंदर वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया था। अ फीलिंग ऑफ द जेलसी, बराबर, एनिमिटी, जो जेलसी की फीलिंग थी, दुश्मनावट की फीलिंग थी, मिसट्रस्ट, एक दूसरे के लिए जो विश्वास नहीं था, फियर, डर था, बराबर, हार्ट मतलब कि जो नफरत थी, ये सारी जो चीज़ें थी बिटवीन द ग्रुप्स, ये ग्रुप के बीच में थी, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये सारी चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हुए थे, ऐसा माना जाता है। फीलिंग ऑफ द फ्रांस, फीलिंग ऑफ द फायरस नेशनलिज्म, बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति, बहुत ही ज़्यादा उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी, बराबर, वो लोगों के अंदर बढ़ रही थी। उग्र राष्ट्रवाद की भावना क्या थी, the independence of the Belgium and the Greece and the unification of the Germany and Italy was the result of the nationalism। जो बेल्जियम का जब इंडिपेंडेंस हुआ बेल्जियम और ग्रीस का, और उसके बाद यूनिफिकेशन मतलब कि इकट्ठा हुए जर्मनी और इटली, ये जो सारा था वो रिजल्ट लेके आया नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद उन लोगों के अंदर बढ़ने लगा। बट लेटर द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम लीड नैरो फॉर्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा और नैरो थिंकिंग लेके आया था। इकोनॉमिक जेलसीज मतलब दूसरे देश वाले हमसे बेहतर कैसे हो सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी, कॉलोनिज्म हो रहा था। यूरोपियन कंट्री जो थी वो सारे ईस्ट और एशिया और अफ्रीका के अंदर अपना वर्चस्व जमा रही थी। यूरोप हैड इंक्रीज्ड सो मच, यूरोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे अपनी कॉलोनीज़ को। और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द ईच ओवर बिगेन टू clash, leading European nation began to teaching the extreme and the destructive nationalism to its people। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो लोग जो थे वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने देश के फ़ायदे के लिए कई हद तक जा सकते थे, और यही एक कारण था जो यूरोपियन नेशन को शुरुआत देता है क्या, अपने देश के लोगों को सिखाता था डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि दूसरों को नुकसान भले पहुँचे फिर भी अपने देश को, अपने देश की भक्ति को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लिए कुछ भी कर जाना है, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। लव फॉर इट्स ओन नेशन, अपने देश के लिए जो प्यार था, एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन, और दूसरे देश के लिए जो नफरत थी, वॉज एनकरेज, उसको एनकरेज किया जा रहा था। द जर्मन चीफ, जर्मन का चीफ जो था केजर विलियम जो था, वॉज द अदर ऑर्गेनेटर ऑफ द नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म, उसको भी आप मान सकते हैं कि ऑर्गेनेटर था नेशनलिज्म और कॉलोनिज्म था। ही वॉज द ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन द वर्ल्ड लीडरशिप, वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी पर्सन था, ओवर एम्बिशियस पर्सन था, और उसका मानना था वर्ल्ड के ऊपर अपनी हुकूमत जमाना। ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल, वो चाहता था कि अब उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से ही सारी चीज़ें हो, विथ द हेल्प ऑफ द ग्रैंड मिलिट्री पावर, और इसके लिए वो अपनी बहुत ही भव्य मिलिट्री पावर को अपने साथ लेके चलता था। द फीलिंग ऑफ वॉर, अंदर लड़ाई की जो भावना थी, स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशन, दूसरे देशों के अंदर भी वो बढ़ने लगी, एज जर्मनी जैसे जर्मनी के अंदर थी। एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये एक रीज़न बना कि जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने को शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद था रोल ऑफ अ न्यूज़पेपर का क्या रोल था, क्यों न्यूज़पेपर एक कारण बने थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का। द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशन के जो न्यूज़पेपर है तो वो क्या हो रहे थे, अराउज सो मच हार्टिंग अमॉन्ग द पीपल विद देयर म्यूचुअल डेमोक्रेटरी प्रोटेक्टिव exaggerated and the false write ups by the spinked version against the rival nation that rules the respective nation could not be even make efforts to establishing peace and harmony। अब रोल ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में क्या बताया गया है कि रोल ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया है कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे उनके जो जितने भी न्यूज़पेपर थे वो अंदर बहुत ही ऐसी ख़राब, एक दूसरे को जैसे
भड़काए ऐसे झूठे और भड़काऊ जो भाषण थे वो एक दूसरे के कंट्री के खिलाफ दे रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे थे, और उनकी प्रजा, उनके जो लोग थे उनके बीच में दुश्मनावट यानी कि दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि न्यूज़पेपर की वजह से कि लोग जो थे वो पीस के लिए, शांति के लिए या तो कॉम्प्रोमाइज़ या समाधान करने के लिए जरा भी कोशिश नहीं कर रहे थे, खाली और खाली लड़ाई को देख रहे थे। ये न्यूज़पेपर का रोल प्ले हुआ था उस टाइम पे। फिलोसॉफी अबाउट वॉर, लोगों के जो वॉर के बारे में लोग क्या सोचते थे। फिलोसॉफी का मतलब होता है तत्वज्ञान, लोगों का थिंकिंग क्या था, फिलोसॉफी क्या थी वॉर के बारे में उस टाइम पे। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर, उस टाइम पे क्या वॉर पॉलिसी थी, वॉर इज़ वेलफेयर, युद्ध ही सबका कल्याण है, बराबर। उस टाइम पे ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी। टुक रूट इन यूरोप, यूरोप के अंदर इसके मूल जो थे उन्होंने यूरोप के अंदर ये जड़ें पकड़ी हुई थी। जर्मन राइटर, जर्मन का एक राइटर था ट्रॉस्ट्रकी पब्लिश्ड मैक्सिमम मैक्सिम्स लाइक, उन्होंने ट्रिस्टक का जो एक राइटर था उन्होंने अपने बहुत ही फेमस एक मैगजीन के अंदर लिखा था, ओनली अ माइटी डिजर्व टू लीव। क्या लिखा था कि सर्वशक्तिमान जो होता है, ओनली द माइटी मतलब सर्वशक्तिमान जो होता है उसको ही जीने का अधिकार है। वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड, युद्ध ही सभी राष्ट्रों की ज़रूरत है, सभी देशों की ज़रूरत है, ये सब उसने लिखा था। नीट्स नाम का जो जर्मन का राइटर था उसने क्या एक्सप्रेस किया था, वॉर को स्क्रैड वर्क, मतलब कि एक पवित्र कार्य, स्क्रैड वर्क का मतलब क्या होता है, एक पवित्र कार्य की तरह डिक्लेयर किया था युद्ध को। तो उस टाइम पे फिलोसॉफी जो थी वॉर के बारे में वो पॉजिटिव थी कि युद्ध ही कल्याण है, बराबर, जो सर्वशक्तिमान होता है उसको ही जीने का हक होता है और युद्ध ही हर एक देश की ज़रूरत है, ये सारा लोगों को भड़का रहे थे। दस द प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रिया, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था, राजकुमार था, एंड हिज वाइफ, और उसकी जो वाइफ थी, वर एसोसिएटेड बाय यूजिंग अ शॉट बाय अ मेंबर ऑफ द साइबेरियन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हेड। उसको क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था और उसकी जो वाइफ थी उसकी ब्लैक हैंड नाम की साइबेरिया की एक उग्रवादी संस्था ने क्या किया था, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ब्लेम साइबेरिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इनटू द एक्ट एंड gave the ultimatum to hand over the culprit to the Australia within the 48 hours। अब ये वजह से क्या हुआ कि ये घटना के बाद साइबेरिया, इस घटना के पीछे साइबेरिया का हाथ हो सकता है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा दावा किया कि साइबेरिया का ही इसके पीछे हाथ होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 48 आवर्स के अंदर उस मतलब जो भी कल्प्रीट है, मतलब जो गुनहगार है उसको पकड़ के ऑस्ट्रेलिया के सामने आप हाजिर कर दीजिए, ऐसा साइबेरिया को धमकी दे दिया, साइबेरिया को वार्निंग दे दी कि भाई जो भी कल्प्रिट है, जो भी गुनहगार है उसको आप 48 आवर्स के अंदर पकड़ के हमको दे दीजिए। लेकिन साइबेरिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस, साइबेरिया ने को तो ये कुछ पता ही नहीं था, इसके बारे में इग्नोर था, इसकी पूरी मैटर के बारे में। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया का कुछ भी सुने बिना ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर वॉर ऑन साइबेरिया, ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के सामने वॉर डिक्लेयर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विथ दिस, और पहला विश्व युद्ध था वो यह इससे शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो ये जो था वो रशिया के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी चीज़ों की वजह से हुआ, क्या फैक्टर थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किस तरीके से हुआ था, फैक्टर कॉज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्रीज़म, ग्रुपीज़म, फीलिंग ऑफ द फायरस, नेशनलिज्म, रोल ऑफ द न्यूज़पेपर, फिलोसॉफी अबाउट द वॉर, ये जो 6 फैक्टर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे इफ़ेक्ट करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम इस लेसन को रखते हैं। आप लोगों को ये जो आंसर है ये आपको लिखना है, फैक्टर ऑफ द फैक्टर दैट कॉज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पूरा जो पेज है उसके जो पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं। ये शॉर्ट नोट के अंदर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है रिलेटेड टू दिस एक्सप्लेनेशन। आई विल सेंड थ्रू द PDF, मैं आपको PDF के थ्रू भेजूंगा, वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उसको भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न को और बाकी सब चीज़ों को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस
लेसन को आगे देखेंगे। थैंक यू, बाय।